पीएमसी का पेड टेस्ट नंबर 2 में सॉल्व करने जा रहा हूँ अब आपके सामने। एक एक एमसीक्यू पढ़ते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, आप लोग आंसर भी शेयर कर सकते हैं किस एमसीक्यू का आंसर क्या आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा सेंट्रीफ्यूज इज यूज टू प्यूरिफाई। सेंट्रीफ्यूज आप किस लिए यूज करते हो, किस चीज को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हो। देखो सेंट्रीफ्यूज में होता क्या है, आपके पास एक कंटेनर होता है, इसके अंदर रोटर लगा हुआ होता है। ये रोटर अगर मैं इसको टॉप से दिखाऊं, टॉप व्यू अगर मैं इसका दिखाऊं, इस तरीके से रोटर होता है जो इसको रोटेट कराता है। ये इस तरीके से इसको रोटेट कराएगा। देखो किसी भी बॉडी को अगर आप सर्कुलर पाथ में रोटेट कराते हो, सर्कुलर पाथ में रोटेट करने की वजह से वो बाहर जाने की कोशिश करता है। मतलब आप अगर किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराओगे वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो जिसमें डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा होगा। मैं अगर लिख के दिखाऊं, पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ है। जिसमें डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो हैवियर चीज होती है वो बाहर की तरफ चले जाती है। आप उसको अलग से प्यूरिफाई कर सकते हो। प्यूरिफाई करने का तरीका ना भाई, दो चीजें मिक्स हुई हुई है, एक चीज को अलग करना है। तो जो भारी चीज होगी वो बाहर निकल के चली जाएगी, जो हल्की चीज होगी वो अंदर रह जाएगी। अब इसमें से देखो जिस चीज को आप प्यूरिफाई करते हो, जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अलग है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। जिस चीज को आप प्यूरिफाई करते हो वो आमतौर पर यू यानी यूरेनियम को शो कर रहा है। ये यू यूरेनियम को शो कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 1 देखने के बाद एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहा है द स्पीड v ऑफ द वेव्स इन द स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन। अच्छा, टेंशन को वो f से लिख रहा है, ऑफ स्ट्रिंग m, ऑफ स्ट्रिंग एंड m मास पर यूनिट लेंथ। m मास पर यूनिट लेंथ को शो कर रहा है। देखो हमने जो मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा है वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो हमने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। अब वो टेंशन को लिख रहा है फोर्स से। उसने कहा ना मैं टेंशन को एफ से लिख रहा हूँ, जबकि उसने लीनियर डेंसिटी को क्या लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर लीनियर डेंसिटी को वो बोल रहा है एम, यानी लीनियर डेंसिटी को एम से लिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ अपॉन एम। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और राइट पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो एफ अपॉन एम बचेगा। अब कौन सा ऑप्शन आपको मैच होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे ये सर अब जो ऑप्शन मैच होता हुआ नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो देखो एक फॉर्मूला इस तरह का होता है कि जो हम कॉमन यूज में पढ़े होते हैं, याद होगा ये मैंने आपको पढ़ाया है जब आप लोगों को पढ़ाया था सोनोमीटर का टॉपिक चैप्टर नंबर 8 में। तो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। लेकिन वो सिर्फ सिंबल चेंज करके दे रहा है, लेकिन आंसर उसी तरीके से आएगा। एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ने के बाद एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ आएंगे। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा मोमेंटम ऑफ फोटोन इज डैश। मोमेंटम ऑफ फोटोन बताइए, फोटोन का मोमेंटम क्या है। तो ये आप लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट जब पढ़ा था, कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ा होगा कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक हुआ। अब इस फोटोन का जो मोमेंटम होता है, इसके मोमेंटम को लिखते हो आप एच म्यू अपॉन सी से। ये तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है एच म्यू अपॉन सी। लेकिन अब वो फ्रिक्वेंसी को म्यू से नहीं लिख रहा, उसने फ्रिक्वेंसी को एफ से लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एच एफ अपॉन सी। तो करेक्ट आंसर मैच होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 5 तो बड़ा आसान है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज डैश। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। अच्छा, ओम बराबर किसके होता है। देखो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू आई आर। आर बराबर है किसके, v अपॉन आई के। तो ओम बराबर किसके है, मैं इस बात को आपको प्रूव करके दिखाऊं, जल्दी से देखिएगा। देखो वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और जबकि रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ओम नजर आ रहा है, ये ओम बराबर है किसके, वोल्ट पर एम्पियर के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट हैज डैश। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 6 में देखिए, द म्यूचुअल इंडक्शन हैपेंस इन डैश। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके अंदर होती है, तो याद होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस जिस चीज के अंदर होती है वो ट्रांसफॉर्मर है। अगर बात याद ना हो तो इस डायग्राम से थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू कर देता हूँ ताकि बात अच्छे से याद हो जाए आपको। आपके पास दो तरह की कॉइल्स होती हैं, एक यहाँ पे कहलाती है हमारे पास प्राइमरी कॉइल इस तरीके से, और एक कहलाती है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। आप दो तरह की कॉइल बनाते हो और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आप ईएमएफ को चेंज करते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद आता है एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा ड्यूरिंग द सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बताइए।
तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है ना, क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। अब आपकी बॉडी उसने कहा कि मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है और मैग्नेटिक फोर्स का आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे अब आप साइन अगर कंसीडर करोगे साइन 90 कंसीडर करोगे तो बराबर होगा 1 के, ये बन जाएगा क्यू वी बी। 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्यू वी बी के ही बराबर आएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8, डैश इज यूज फॉर रेक्टिफिकेशन, किस चीज को आप रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हो फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑडिबल, कंपेयर, बैलेंस बैंड, क्रिस्टल डायोड। अब देखो रेक्टिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है आप एसी करंट को अगर कन्वर्ट करो डीसी करंट में, तो ये चीज रेक्टिफिकेशन कहलाती है। अब रेक्टिफिकेशन समझने के लिए, अब रेक्टिफिकेशन आपको पता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। अच्छा, रेक्टिफिकेशन भी दो तरह की होती है, एक कहलाती है हमारे पास हाफ वेव और एक कहलाती है हमारे पास फुल वेव। तो हाफ वेव के अंदर बेटा आप एक डायोड इस्तेमाल करते हो, सिंगल डायोड यूज होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आप दो डायोड यूज करते हो। अब आप देख लो जो चीज आप यूज करोगे वो डायोड है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिस्टल डायोड। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद आता है एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9 जरा देखिए क्या है, पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 9। व्हाट विल हैपन इन अ टाइम ऑफ 7 आवर्स, 7 आवर्स के अंदर क्या होगा, अब आगे आपसे बोल रहा है, इफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 7 आवर्स। अब आपसे बोल रहा है कि 7 आवर्स की एवरेज लाइफ अगर है और 7 आवर्स बाद उस मटेरियल के साथ क्या होगा। देखो एवरेज लाइफ का मतलब क्या है, ये जो नजर आ रहा है एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ का मतलब होता है हाफ लाइफ। यूजुअली हाफ लाइफ ही से ही डिनोट किया जाता है, एवरेज लाइफ का मतलब हाफ लाइफ कहा जाता है कि हाफ लाइफ उसकी क्या है। अब आप देखो उसने कहा कि हाफ लाइफ जो है 7 आवर्स है, 7 आवर्स होने का मतलब 7 आवर्स में वो हाफ हो जाएगा। यानी अब आप ऑप्शन अगर मैच करना चाहोगे, देखो टोटल तो न्यूक्लियाई डीके नहीं होगा, टोटल नहीं हो सकता, टोटल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टोटल होने के लिए आपके पास, मतलब ये तो हाफ लाइफ का टाइम बता रहे हैं ना कि एवरेज लाइफ का मतलब हाफ लाइफ, यानी 7 आवर्स में आधा होगा, और आधे होने का मतलब करेक्ट आंसर जो मुझे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है, यानी हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई डीके, यानी हाफ ऑफ द जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10, इलेक्ट्रिक पावर इज डैश, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो पावर का फॉर्मूला होता है मेरे पास वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क को टाइम से डिवाइड करना, बेटा ये चीज कहलाती है मेरे पास रेट, रेट ऑफ वर्क। अब रेट ऑफ वर्क का मतलब करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो रेट ऑफ वर्क का मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नजर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। एमसीक्यू नंबर 10 भी आसान था। अच्छा आज के टेस्ट में जो टेस्ट नंबर 2 आप सॉल्व कर रहे हैं काफी आसान आसान एमसीक्यू हैं, इतना मुश्किल एमसीक्यू नहीं है इसके अंदर, मुश्किल एमसीक्यू आएंगे तो वो भी शेयर करेंगे। एमसीक्यू नंबर 11 आया, एमसीक्यू नंबर 11 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 11 पढ़ते हैं। उसने कहा आपसे अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज मूविंग थ्रू अ मीडियम, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जो मूव कर रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज ट्रू। मैं अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपको बना के दिखाऊं तो मुझे अपनी बात समझाना आसान होगा, मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनाता हूं ताकि अपनी बात समझाऊं। ओके, लेट्स सपोज ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इस लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर क्या होता है कि आपकी वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, वेव आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रही है, जबकि ये जो आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं बेटा, ये पार्टिकल भी इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे होते हैं लेफ्ट और राइट पे, यानी जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही है ये पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की वेव को आप बोलते हो, मैं लिख के दिखाऊं, इस तरह की वेव का नाम मैंने लिख के दिखाया, इस तरह की वेव को आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जबकि एक और वेव आप लोगों ने पढ़ी है, एक पढ़ी आपने ट्रांसवर्स वेव, मैं ट्रांसवर्स वेव बताऊं, ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है जरा देखिएगा। इस वाले केस में क्या है कि आपकी वेव आगे की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स देखो, पार्टिकल या तो ऊपर की तरफ आए, ये देखो यहाँ पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या फिर यहाँ पे पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पैरेलल डायरेक्शन नहीं है बल्कि यहाँ डायरेक्शन आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यानी अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा तो इस तरह की वेव को आप बोलोगे ट्रांसवर्स वेव। अब देखो इतने लंबे चौड़े एमसीक्यू में आप ऑप्शन पढ़ के आंसर लगा सकते हो, आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आप मालूम कर सकते हो। देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या था कि आपके जो पार्टिकल थे ये पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी जिस तरीके से वेव
लेफ्ट और राइट, वेव राइट की तरफ जा रही है तो पार्टिकल भी लेफ्ट राइट वाइब्रेट कर रहे हैं, और ट्रांसवर्स के अंदर क्या है कि वेव तो आगे की तरफ जा रही है लेकिन पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आप करेक्ट आंसर देखो, करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन पढ़ते हैं जरा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी कट गया। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, इसमें भी परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। अच्छा, करेक्ट आंसर देखिए, तो यकीनन आप जवाब देंगे बेटा कि सर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होना चाहिए टू द एनर्जी ट्रांसफर, और पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर यानी प्रोपगेशन ऑफ वेव, और पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास, क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर का वर्ड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पैरेलल की बात कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 11 लंबा चौड़ा एमसीक्यू था लेकिन एमसीक्यू था आसान। एमसीक्यू नंबर 11 देखने के बाद एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ आ रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 12 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 में कहा इन फुल वेव रेक्टिफायर डैश डायोड्स आर यूज्ड। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड यूज होते हैं, तो मैं अभी ऊपर थोड़ी देर पहले ही लिखवा कर आया था कि रेक्टिफिकेशन दो तरह की, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। हाफ वेव के अंदर मैंने लिखवाया था एक डायोड होता है, फुल वेव के अंदर दो डायोड होते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल में आप मार्क कर सकते हो कि यस सर, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर दो डायोड होंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहा है ओम्स लॉ इज वैलिड। ओम्स लॉ वैलिड है, कब तक वैलिड है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। आपने पढ़ा है ना, इस कंडीशन पढ़ी है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय डैश। कौन से लॉ के मुताबिक आपने रिलेट किया गया है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास, आपने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ये आइंस्टाइन लॉ कहलाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी आइंस्टाइन इक्वेशन। एमसीक्यू नंबर 15, एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कह रहा है द न्यूक्लियर फोर्सेज आर कंसिडर एज डैश। तो बेटा न्यूक्लियर फोर्सेज जो हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कंसिडर की जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, अबाउट 100 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स, 100 टाइम्स मिलियन स्ट्रॉन्गर फोर्स कंसिडर की जाती है। मैं गूगल कर रहा था तो मुझे इसका वैल्यू एग्जैक्ट मिली थी, तो मैंने आपसे शेयर करी। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। एमसीक्यू नंबर 15 ए के बाद, सॉरी 15 का ऑप्शन नंबर ए था, 15 के बाद 16 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे कहा विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का किस पे इफेक्ट नहीं होगा, तो बेटा अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किस पे नहीं होगा। आपने मैग्नेट ला के रखा, आपने मैग्नेट ला के रखा, इस मैग्नेट के आप करीब एक चार्ज लेकर आए, एक चार्ज ला के रख दिया। ये मैग्नेट ना इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना इस चार्ज को रिपेल करेगा, यानी मैग्नेट का स्टेशनरी चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी चार्ज अगर अपनी जगह पे स्टेशनरी है तो इस चार्ज पे मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ना, अगर मूविंग चार्ज होता तो यकीनन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती वो मैग्नेटिक फील्ड होती, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करती, क्योंकि करंट फ्लो करता है चार्ज की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड आती है, और मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट और रिपेल करता। तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल में अब इसको आइडिया हो रहा है कि किस चीज पे इफेक्ट नहीं करेगा, तो वो स्टेशनरी चार्ज है। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद 17 क्या कह रहा है, अ लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड डैश। बेटा ये मैं आपको बात बताऊं, आपके पास लेट्स सपोज ये सोर्स है, यहाँ से इसके वेव फ्रंट निकले, ये वेव फ्रंट कहलाते हैं, ये जो सर्कल बने हुए नजर आ रहे हैं ये वेव फ्रंट कहला रहा है। अब इस वेव फ्रंट के बाद आप देखो बेटा, वेव फ्रंट जो मैंने बना के दिखाया, इस वेव फ्रंट के अगर आप लाइन नॉर्मल बनाओगे, ये एक तरह से मैंने इस तरीके से लाइन नॉर्मल लाइन बनाई, नॉर्मल लाइन का मतलब इसका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये नॉर्मल लाइन कहलाएगी। तो ये जो लाइन बेटा कहला रही है ये कहलाती है इसकी रे ऑफ लाइट, यानी लाइट किस किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसको आप बोलते हो क्या, रे ऑफ लाइट बोलते हो। और जबकि ये जो नजर आ रहा है, ये जो चीजें नजर आ रही है ये कहला रहे हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट नजर आ रहे हैं और रे ऑफ लाइट नजर आ रही है। तो 17 का करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी रे ऑफ लाइट। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18, एमसीक्यू नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप का सवाल है, इफ एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर देन नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता था, शायद आपने पढ़ा हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। उसने मांगा नंबर ऑफ मोल्स
का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, तो एन ए को लाके डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय एन ए इज इक्वल टू स्मॉल एन, यानी मोल का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन ए। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा। तो ये एमसीक्यू है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। 19 एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब फिजिक्स का आपका इम्तिहान है, इस एमसीक्यू को देख के जरा देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। कंसीडर अ कार इज ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर, एक कार है जो 1 आवर के लिए ट्रेवल कर रही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एवरेज वेलोसिटी जीरो, किस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है। बेटा वेलोसिटी जीरो कब है, वेलोसिटी जीरो अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला बताऊं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो उसने आपसे कहा कि वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो उस सूरत में होगी, वेलोसिटी उसी सूरत में जीरो हो सकती है अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब आप ये केस पहचानो कौन सा वाला केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है। तो अब आप बोलेंगे सर ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन ए में तो सिर्फ कार ईस्ट की तरफ गई है, ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि पहले वो ईस्ट की तरफ जा रही है 60 किलोमीटर, और टर्न राउंड वापसी घूमी और 40 किलोमीटर वेस्ट जा रही है, 40 किलोमीटर वेस्ट, तो सर ये तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ। डी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट मुझे जीरो नजर आ रहा है, कैसे, ये 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रही है, 30 किलोमीटर वेस्ट गई और टर्न अराउंड होने के बाद 30 किलोमीटर ईस्ट आई, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से स्टार्ट हुआ वापसी वहीं पर आ रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इस वाले केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे। इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज, इफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट 50 हर्ट्ज एसी इनटू डीसी, देन द नंबर ऑफ पल्सेस प्रेजेंट इन द रेक्टिफायर वोल्टेज इज डैश। देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में होता है कि आपके पास इस तरीके से ये एक एसी करंट है, एसी करंट में बेटा, एसी करंट जो नजर आ रहा, एसी करंट में दो साइकिल्स होते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक कहलाता है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये एक वेव को कंप्लीट करता है। जबकि जो इसका डीसी करंट होता है, डीसी करंट जब मैं बना के दिखाऊंगा, डीसी करंट में जरा देखना डीसी करंट किस तरीके से फ्लो करता है। देखो डीसी करंट में क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक वेव बनती है और दूसरी वेव नहीं बनती, यानी एक वेव तो आपको बनती हुई नजर आएगी इस तरीके से, लेकिन दूसरी वेव में बिल्कुल प्लेन जगह होगी, यानी ऊपर वाली वेव एक पूरी कंप्लीट हो रही है इसमें दो साइकिल से, लेकिन उसमें से जो साइकिल आपके पास नीचे बना है वो एक ही साइकिल बना, मतलब आप अगर बात को समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, पहली वाली वेव अगर 50 हर्ट्ज कंप्लीट करेगी तो दूसरी वाली वेव में भी क्या होगा। देखो पहली वेव जहां से स्टार्ट हो रही है जहां पे एंड हो रही है, यहाँ तक ये एक कंप्लीट वेव बन रही है, ये एक वेव कहलाती है, जबकि इसकी कंप्लीट वेव ये इतनी ही कहलाएगी। बात को समझना एमसीक्यू थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मैं अपनी बात इतने अच्छे से समझा नहीं पा रहा कि कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है, मैं कॉन्सेप्ट दोबारा बताऊं आपको, जरा देखिएगा। चलो मैं इसका अगर फुल, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इसका फुल वेव बना के दिखाता हूँ, फुल वेव रेक्टिफिकेशन बना के दिखाता हूँ, जरा उसको देखिएगा। ये इसका फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, मैंने पहले मैं ये दिखाऊं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आप अगर देखो तो यहाँ पे कितने वेव बनती हुई नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे दो पल्स बनती हुई नजर आ रही है फुल वेव में, यानी एसी की एक ही वेव इस्तेमाल हो रही है, एसी की एक वेव इस्तेमाल हो रही है, यानी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, लेकिन डीसी में कितने बन रहे हैं, फुल वेव में दो बन रहे हैं। ये कहला रहा है फुल वेव, ये कहला रहा है हाफ वेव। फुल वेव के अंदर बेटा डबल हो जाएंगे, फुल वेव के अंदर देखो एसी में एक हाफ एक कंप्लीट साइकिल जो आपकी बन रही है, जबकि फुल वेव के अंदर ये इसका डबल हो गया, डबल होने का मतलब इसको आप लिखोगे 100 हर्ट्ज। मैं बात को समराइज करूं, बहुत अजीब सी घिचपिच हो गई है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी बातें, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं, जरा देखिएगा क्या है। बेटा अगर आपने यूज किया एसी सर्किट, एसी सर्किट में अगर आपने फ्रिक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज और आप इसकी जगह पे यूज कर रहे हो फुल वेव, तो फुल वेव में उसका डबल हो जाएगा, फुल वेव में डबल होने का मतलब कितना हर्ट्ज हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। जबकि एसी में सेम, और अगर हाफ वेव यूज करोगे तो हाफ वेव में सेम ही रहेगा, और हाफ वेव में सेम रहने का मतलब 50 हर्ट्ज है तो वो 50 हर्ट्ज ही रहेगा। अब इस बात को जरा जहन में बैठा लो कि अगर आपने एसी करंट की फ्रिक्वेंसी यूज करी 50 हर्ट्ज, और अगर आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूज करो तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वो डबल हो जाएगा, यानी 50 है तो 100 हो जाएगा, 100 है तो 200 हो जाएगा, 300 है तो 400 हो जाएगा, और हाफ वेव के अंदर सेम ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उसने जो बात करी हुई है वो हाफ वेव की बात की हुई है, और अगर फुल वेव की आगे जाके बात करेगा तो फिर आप करेक्ट आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर सी यानी 100। एमसीक्यू नंबर 21 देखते हैं, 21 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, आपको समझाएं क्या बोल रहे हैं। ईएमएफ बिकम्स इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस
व्हेन, कब बनेगा, तो ये बात मैं आपको बताऊं। बेटा ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा, ई बराबर होता है वी के, आपने पढ़ा होगा, अगर आर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाए। ये आप लोगों ने केस लाजमी पढ़ा हुआ है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो देन द सर्किट इज सेड टू बी, देन द सर्किट, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर जीरो हो जाए देन सर्किट में जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है। अब रेजिस्टेंस जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस उस वक्त जीरो होगी जब आपका सर्किट ओपन हो, मतलब सर्किट में, या आपका अगर सेल है, इसको आपने किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं किया हुआ, किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं किया हुआ, इसका मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड के तौर पे एक्ट कर रही होती है। ये केस है हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जो इतनी डेप्थ में आपको पढ़ाया नहीं जाता, बुक के अंदर लिखा हुआ है केस कि अगर, अच्छा इसको मैं और एक्सप्लेन कर भी देता हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर लोड के तौर पे एक्ट करे, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर लोड के तौर पे एक्ट करे, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जो जीरो पुट करते हो इक्वेशन में, वो कहलाती है कंडीशन कि अगर आपका सर्किट ओपन हो तो ईएमएफ जो है टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद 22 एमसीक्यू देखते हैं जरा क्या बोल रहा है। 22 एमसीक्यू पढ़िए। A charge is moving with uniform velocity v, एक चार्ज है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, enters a uniform magnetic field, the direction of velocity is perpendicular to b, what is the path of the charge inside the magnetic field। आपको ये बात पता है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में आके एंटर होता है और वो मूव करता है, तो किस तरह से मूव करता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा कर आया हूँ कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है, ये चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, जैसे ही एंटर होगा, ये चार्ज एंटर होने के बाद ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, यानी इसकी जो मोशन होती है ये सर्कुलर पाथ होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सर्कुलर। एमसीक्यू नंबर 23 बड़ा आसान। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज, देखो फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब उसने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर आइसोथर्मल में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, क्योंकि एन तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे, जनरल गैस कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट, टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट कर दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी करेक्ट आंसर जो ऑप्शन मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद 24 की तरफ आते हैं। 24 देखिए क्या बोल रहा है। इफ वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड कंडक्टर अप्लाई अ ब्रेक देन वी फील डैश। बेटा आप, मेरा कंडक्टर ब्रेक नहीं लगाता, ड्राइवर ब्रेक लगाता है, पीएमसी वालों ने गलत लिखा हुआ है, ड्राइवर कंडक्टर तो नहीं होता, ड्राइवर होता है। ड्राइवर अप्लाई अ ब्रेक वी फील डैश। बेटा अगर आप बस में खड़े हुए और अचानक से ब्रेक लगे तो आप मूव करके कहाँ जाते हो, तो आप बोलेंगे सर हम मूव करके, अचानक से अगर ब्रेक लगे तो मूव करके आगे जाते हैं। यानी एक बात तो समझ में आ रही है कि जो चीज मूव करा के आगे लेके जाएगी वो फॉरवर्ड वाला ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर, अब करेक्ट जवाब, मसला ये कि सर बी होगा या डी होगा, दोनों में एक फर्क नजर आ रहा है। तो अब पहले तो आप बोलेंगे सर रियल फोर्स का मतलब तो हमें पता है, ये स्यूडो क्या होता है, स्यूडो जो लिखा हुआ है इसका मतलब मैं बताऊं। अच्छा पी इसमें साइलेंट है बेटा, इसको स्यूडो पढ़ते हैं। तो स्यूडो का मतलब होता है फिक्शनल, फिक्शनल जैसे होता है ना कि फिक्शनल कैरेक्टर है कोई, फिक्शनल कैरेक्टर जो रियलिटी में ना हो, तो ऐसी सेम है कि आपके पास वो फोर्स जो, ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स पीछे खड़ा हुआ होता है आपके, ऐसे जैसी ब्रेक लगाए कोई शख्स पीछे खड़ा हुआ है, पीछे से आपको धक्का दे रहा है, नहीं, बल्कि इंटरनली एक फिक्शनल फोर्स है जो कि उसको मूव कराती है। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रियल में आप फोर्स नहीं लगाते बल्कि एक इंटरनली अपनी फोर्स होती है जो उसको आगे की तरफ पुश करती है। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी स्यूडो फोर्स पुशेस फॉरवर्ड। तो ये अब आपकी इंग्लिश का टेस्ट था, फिजिक्स तो मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा नहीं है, इसमें इंग्लिश का ही आपका टेस्ट हो गया। एमसीक्यू नंबर 25 में क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। 25 के बाद 26 नजर आ रहा है, 26 में क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डैश। बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू को आप बोलते हो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। पढ़ा है ना, बी के यूनिट्स भी पढ़े होंगे कुछ, बी का यूनिट पढ़ा है आपने वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा है टेस्ला, तो मैंने यूनिट्स भी आपको मेंशन करके दिखा दी क्या क्या इसके यूनिट्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 27, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टेट एज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये रहा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 27 के बाद 28 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी आर डैश, मास और एनर्जी आपस में, इनका आपस में कैसा रिलेशन है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो यकीनन आप जो जवाब देंगे वो डायरेक्टली ही जवाब देंगे भाई, इतना आसान सा सवाल, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर,
एनर्जी का मास से जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 28 के बाद 29 की तरफ आते हैं। 29 जरा देखिएगा। उसने कहा इफ आर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस। तो आप लोगों ने फॉर्मुला पढ़ा है ना, मैंने आपको फॉर्मुला पढ़ाया थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। चैप्टर नंबर 4 सर्कुलर मोशन के अंदर आप ये पढ़ कर आए हो, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एस चाहिए तो एस का फॉर्मूला बन जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब आप लोग गलती क्या करोगे बेटा, जज्बाती होके बोलोगे सर आर की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 और आंसर 1 हो जाएगा, तो ये आंसर गलत है। आंसर इसका 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है जरा देखना, यहाँ जो थीटा नजर आ रहा है बेटा, ये थीटा आपके पास लाजमी तौर पे, ये थीटा जो नजर आ रहा है ये लाजमी तौर पे थीटा आपका रेडियंस के अंदर होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए थीटा, तो आपका आंसर आएगा। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है मल्टीप्लाई करते हैं पाई से और डिवाइड कर देते हैं 180 से। तो पहले अब आपको थीटा को कन्वर्ट करना होगा बेटा, थीटा को अगर आप कन्वर्ट करोगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। अब बेटा ये अगर आप टेस्ट देने जाओगे तो विदाउट कैलकुलेटर तो आप किसी कीमत पे नहीं कर सकते, ये वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी, जो मैं अब आपको याद कराऊंगा कि 1 डिग्री बराबर होता है बेटा 0.01745 रेडियन के ही बराबर होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो मैंने मेंशन करके दिखाया। अब आप यहाँ पे एस निकालने के लिए बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.01745 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एस का आंसर यही सेम आएगा 0.01745 और आगे मीटर में आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेना, टेस्ट देने जाओ, हो सकता है कि अगर आप आंसर पे करेक्ट आंसर पे ना भी पहुंच पाते, कैलकुलेशन ना कर पाते, तो आप देख के अंदाजा लगा लेते सर 1 मीटर तो नहीं हो सकता क्योंकि आंसर रेडियन में होना चाहिए था, 2 मीटर भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बचेगा। फिर इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। एमसीक्यू नंबर 30 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 30 में बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज डैश। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, फाई एम इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। उसने कहा पैरेलल, पैरेलल का मतलब एंगल की वैल्यू है मेरे पास कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो मैं अगर यहाँ से कॉस 0 निकालूंगा तो कॉस 0 का आंसर होता है मेरे पास कितना, 1 आंसर होता है। यानी मैग्नेट आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा वो मैक्सिमम होगा। तो अब इस तरह का आंसर ही आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, यानी cos 0 अगर आप निकालोगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 का मतलब ये आंसर मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो मैक्सिमम वाला ऑप्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता। तो मैं करेक्ट आंसर अगर बनाऊं लार्जर देन 1 तो नहीं लिखते, मैं इसको काट के लिख देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपको क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 30 के बाद एमसीक्यू नंबर 31 क्या कह रहा है आपसे, एक्सरे इज द रिवर्स फिनोमिना ऑफ डैश। एक्सरे का रिवर्स फिनोमिना क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक्सरे के बारे में आप लोगों ने लाजमी, आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। एक्सरे में क्या होता है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप स्ट्राइक करते हो, ये इलेक्ट्रॉन जाके अगर स्ट्राइक होंगे और वो रेडिएशन इमिट करेगा, उस चीज को आप बोलते हो एक्सरे। और इसका रिवर्स क्या होता है, इसका रिवर्स होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि आप लाइट को इंसिडेंट करते हो और लाइट के इंसिडेंट करने से वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 32 में आपसे क्या कह रहा है, 32 देख लेते हैं। एमसीक्यू में कहा आपसे व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, अगर आपकी कोई बॉडी मूव करी सर्कल में, द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का एंगल क्या होगा। तो मैं आपको डायरेक्शन बताऊं, लेट्स सपोज अगर आपकी बॉडी मूव करी है सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ जो इसकी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी ये लीनियर वेलोसिटी होगी, जबकि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा, याद होगा एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको मैंने राइट हैंड रूल सिखाया था। अगर राइट हैंड रूल आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप समझ जाओगे बात को। अगर ये बॉडी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो अपने हाथ को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज अगर बंद करोगे तो थंब की डायरेक्शन स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगी। मैं डायरेक्शन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये ऑनलाइन में मैंने आपको समझाया है, समझाई ये बात, मैं दोबारा यहाँ फिजिकल में भी आपको बता दूं किस तरीके से होगा। अपने हाथ को आप इस तरह से रखो, सीधे हाथ की फिंगर्स इस तरफ जा रही हूँ, मोबाइल पे अपने हाथ को अगर रखोगे फिंगर सीधे हाथ की तरफ जा रही है, थंब को अगर बंद करो, हाथ को अगर आप बंद करोगे तो थंब की डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ। इसका मतलब ये वेलोसिटी इस पहले वाली वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ आने का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने का मतलब एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो बड़ा आसान एमसीक्यू था। अगला एमसीक्यू बड़ा लंबा चौड़ा सा एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 33। एमसीक्यू जरा आप पढ़िए, एमसीक्यू समझ में आ गया आप लोगों को तो बड़ी बात है। एमसीक्यू नंबर 33, अच्छा एमसीक्यू नंबर 33 का आंसर पीएमसी वालों ने गलत दिया हुआ है।
ऑप्शन नंबर ये 37 नहीं है, इसको मैं करेक्ट कर दूं, ऑप्शन नंबर ये 45 डिग्री है। एमसीक्यू पढ़ी इधर, एमसीक्यू है क्या, ताकि मैं आपको समझाऊं। सवाल है क्या, सवाल देखेंगे, सवाल अच्छा खासा लंबा सवाल है, फजूल की लंबी नहीं है, सवाल में लॉजिकल सवाल है, और सवाल को, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ बेटा पीएमसीक्यू जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएमसी वालों ने एमसीक्यू नेट से उठाए और ऐसी की ऐसी कॉपी पेस्ट करके आपके ऑनलाइन टेस्ट बना दिए हैं। मतलब आप अगर एमसीक्यू को समझ में ना आ रहा हो ना, एमसीक्यू कॉपी करके आप पेस्ट करो, आपको सॉल्यूशन गूगल पे मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है एमसीक्यू उन्होंने कॉपी पेस्ट किए, एमसीक्यू खुद नहीं बनाए हुए। बहुत सारे एमसीक्यू मुझे ऐसे मिले। बहरहाल ये एमसीक्यू बहुत अच्छा खासा मुश्किल एमसीक्यू, जरा मैं आपको समझाऊं, जरा देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, प्रोजेक्ट किया इसको फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u नॉट, वेलोसिटी को वो u नॉट से बोल रहा है, एट एन एंगल ऑफ a, उसका एंगल a है, विद द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। ये देखो मेरे पास ये बॉडी, इसको आपने थ्रो किया, ये यहाँ से अभी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची है। मुझे बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या हो जाती है, आप बोलेंगे सर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जो वेलोसिटी बचेगी वो वेलोसिटी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़कर आए वो क्या होता है, वी नॉट कॉस थीटा होता है। चलो मैं इसको आसानी के लिए यू नॉट से वी नॉट ही कर लेता हूँ, क्योंकि हमने वी नॉट पढ़ा हुआ, तो मैं इसको वी नॉट ही लिख लेता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है वी नॉट कॉस थीटा। आगे पढ़ोगे जरा, आप आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं जरा, आगे क्या बोल रहा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इट मेक्स अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विद अनदर प्रोजेक्टाइल विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास। आप इतने फारिग थे कि आपके पास एक और पार्टिकल था इस जगह पे, आप यहाँ पे खड़े हुए थे, यहाँ पे खड़े हुए, आपके पास एक और पार्टिकल था, आपने इसको इस तरीके से ऊपर उछाला, मतलब वहां से बॉल को उछाला, यहाँ से बॉल को उछाला, और ये बॉल इससे ऊपर जाके टकरा गई इस तरीके से। अब देखो उसने क्या कहा, विद अनदर बॉल ऑफ पार्टिकल ऑफ मास विच वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया फ्रॉम द ग्राउंड, विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट, जिसको मैं वी नॉट से बोल रहा हूँ, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, वी नॉट है। अच्छा जी, द एंगल, अच्छा अब आगे की बात क्या कर रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं, उसने क्या कहा, द एंगल दैट द कंपोजिट सिस्टम मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, जब ये दोनों बॉल टकराएंगी आपस में, देखो ये ग्रीन वाली बॉल इस तरीके से आ रही थी, ग्रीन वाली बॉल यहाँ से आ रही थी, ये ग्रीन वाली जो बनी हुई थी, और ये रेड वाली बॉल यहाँ ये नीचे से आ रही थी। जब ये दोनों बॉलें टकराएंगी तो दोनों किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएंगी। जाहिर सी बात है ना, एक बॉल राइट से आ रही है, एक नीचे से आ रही है, दोनों जब टकराएंगी तो दोनों किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएंगी। अब ये अगर मैं फिजिकल मौजूद होता था, अपने हाथ के इशारे से बताता किस तरीके से जाएंगी। अब जब ये टकरा के जाएंगी तो इसका एंगल कितना होगा, ये एंगल बताना है। तो अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा सवाल है क्या, सवाल में करना क्या है। मैं सवाल की पूरी लॉजिक समझा रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे सर आपको भी नहीं आता, तो मुझे तो आता है, मैं आपको पूरी कोशिश करके समझाऊंगा। आप जरा समझिएगा, जवाब दीजिएगा मुझे किस तरीके से मैं क्या बात प्रूव कर रहा हूँ। पहले तो देखो ये जो पार्टिकल, एक का नाम रख दिया, चलो मैंने एक का नाम ए रख देते हैं और एक का नाम बी रख देते हैं। पहले मैं चलो बी की बात कर रहा हूँ, बी की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। क्या आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, वी एफ इज टू, मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। सही है, तो आप बोलेंगे ऐसा बिल्कुल पढ़ा है, ये फॉर्मूला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा मैं जो वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, मैं ये इस बी वाले बॉल की निकाल रहा हूँ, आप अगर फॉर्मूले पे गौर करो, मैं जो वेलोसिटी निकाल रहा हूँ ये बी बॉल की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। देखो 2a, अच्छा एस नजर आ रहा है, एस का मतलब इसकी हाइट है, मतलब बॉल कितनी हाइट पे जा रही है। आप अगर गौर से देखो, आप देख रहे हो ना बॉल आपकी कितनी हाइट पे जा रही है, यहाँ से ऊपर जाने तक बॉल की हाइट नजर आ रही है, ये इसकी हाइट होगी। और हाइट को आप किससे लिखते हो, आप हाइट को लिखते हो एच से, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2ah, फिर ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई की जगह पे आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट के बराबर है, मैंने लिख के दिखाया माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, सॉल्यूशन समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वरना एक एमसीक्यू पे आपके 10 मिनट लग जाएंगे। अब है तो समझ लो उसको। ये रहा 2, बेटा ए की जगह पे आ जाएगा मेरे पास माइनस जी, क्योंकि ऊपर थ्रो किया है, और हाइट का फॉर्मूला आप लोग पढ़ कर आए हो, वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। और आगे हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। बेटा आप कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन करवाओगे आप, ये 2 से 2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, जो बचेगा वो मुझे बताओ। आप बोलेंगे सर बचेगा माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ये माइनस वी नॉट स्क्वायर वहां के प्लस हो जाएगा, इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करना है, अभी तो सवाल स्टार्ट हुआ है, तो ये बन जाएगा
वी एफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ये रहा वी नॉट स्क्वायर, और साथ में लिखा हुआ था वी नॉट स्क्वायर माइनस का वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से वी नॉट स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट पे लिखा हुआ वी एफ स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लगाओगे तो आंसर आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, यानी इसकी भी फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी नॉट कॉस थीटा के बराबर ही होगी। पहले तो आपने अभी ये प्रूव किया है। अब देखो दोनों की वेलोसिटी आपकी सेम नजर आ रही है, इसकी भी, इसकी ग्रीन वाली बॉल की वेलोसिटी भी कितनी नजर आ रही है, अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं, ये जो ग्रीन वाली बॉल नजर आ रही है, इस ग्रीन वाली बॉल की वेलोसिटी भी आपको नजर आ रही है वी नॉट कॉस थीटा, और रेड वाली बॉल की भी वेलोसिटी नजर आ रही है वी नॉट कॉस थीटा। अब दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है, कभी भी किसी भी वेक्टर के अगर दो कंपोनेंट सेम हो, यानी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल आ रही है वही वेलोसिटी वर्टिकल आ रही है, कभी भी किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट अगर सेम हो तो उसका जो एंगल बनता है वो एंगल हमेशा बनता है 45 डिग्री। अब इस तरीके से आपने इसका प्रूव किया है, करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी 45 डिग्री। तो अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाएगा तो आप सिर्फ फिजिक्स ही सॉल्व करोगे, फिजिक्स, खैर फिजिक्स भी क्या सॉल्व करोगे, आएगा तो करोगे ना, तो वो तो अलग बात है कि इतना टाइम आपको मिलेगा तो आप करोगे, लेकिन आता होगा तो फिर करोगे। तो बहरहाल मैं आपको बेटा मोटिवेट तो इसी बात से करूंगा कि इस तरह के एमसीक्यू नहीं आएंगे, आप बेफिक्र रहो, आपको बेफिक्र होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टेंशन में चलेगा तो फिर आपके पेपर का कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो अब सुकून से रहो, उम्मीद यही है कि इस तरह के एमसीक्यू नहीं है। बोल रहा हूँ ना, मैंने पीएमसी के टेस्ट में ऐसा लग रहा है कि एमसीक्यू पर कॉपी करके पेश कर दिए नेट से उठा के, मुश्किल मुश्किल कि आप लोग को फजूल में तंग किया जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 34। 34 में आपसे कह रहा है थ्री ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर टू एट अ टाइम, उसमें से दो को आप करीब लेकर आए। अच्छा, मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट, एक है ए, एक है मेरे पास बी, और एक है मेरे पास सी। अब उसने क्या कहा, एमसीक्यू पढ़ते हैं, समझते हैं और आंसर निकालते हैं। आप ब्रॉड, अच्छा आप ए और बी को करीब लेकर आए तो ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, आप ए को करीब लेकर आए, बी को करीब लेकर आए, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आप बोलेंगे चलें सर सही है, समझ में आ गया। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, जब बी और सी को लेकर आए, अभी भी वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इन पे सेम चार्ज होगा या अलग अलग चार्ज होगा। तो अब आप बोलेंगे सर सुनिए, अगर ए और बी पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी बी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सी पे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, जब भी तो बी और सी आपस में दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ऊपर वालों पे नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं, तो यहाँ भी बी पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर यहाँ बी पे नेगेटिव होगा तो सी पे भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो समझने वाली बात है। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक ही आपको अगर लॉजिक समझ में आ रही है कि भाई अगर ए और बी भी रिपेल कर रहे हैं और बी और सी भी रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ए और सी भी आपस में दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे, यानी तीनों के तीनों चार्ज जो है, तीनों पे चार्ज पे, तीनों के तीनों जो बॉडीज है उन पे चार्ज सेम है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑल थ्री ऑब्जेक्ट पॉजेस चार्जेस ऑफ सेम साइन। एमसीक्यू नंबर 35 तो, अच्छा एमसीक्यू नंबर 35 में पीएमसी में एरर था, मैंने इस एमसीक्यू को खुद सही करने की कोशिश की है। एमसीक्यू का करेक्ट जवाब देखिए जरा, सोलर सेल क्या काम करता है। सोलर सेल का काम क्या है, कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ रहा है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। 35 के बाद 36। अ लिक्विड हैज मास m, एक लिक्विड है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट को उसने लिखा हुआ है c से, द रेट ऑफ चेंज इज टेम्परेचर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज r, चेंज ऑफ टेम्परेचर को आप r से लिख रहा है। अच्छा, मांग क्या रहा है, व्हाट इज द रेट एट विच द हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट की बात कर रहा है। तो आप लोगों ने देखो हीट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, हीट का फॉर्मूला पढ़ा है एम सी डेल्टा टी, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन वो चेंज ऑफ टेम्परेचर को किससे लिख रहा है जरा देखोगे, उसने चेंज ऑफ टेम्परेचर को लिखा हुआ है आर से, यानी डेल्टा टी की जगह पे आप क्या रखोगे, आर रखोगे। तो जरा हीट का फॉर्मूला बनाओ, क्या बन रहा है, हीट का फॉर्मूला बन रहा है एम सी आर, और उसने ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी उसने आर एम सी करके लिखा हुआ है। तो हीट का जो फॉर्मूला बन रहा है वो आर एम सी बन रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये भी वही ऐसी एमसीक्यू है कि आपको सिर्फ घुमा फिरा के बात की गई और आपसे आंसर निकाला गया। एमसीक्यू नंबर 36 के बाद 37 देख लीजिए। 37 भी ये बुक से निकाला, बुक में हमारे एमसीक्यू है उससे निकाला गया कि कौन सी लाइट यूज करते हो। माइकलसन मेजर द वेव लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट।
रेड कैडमियम लाइट इसका आंसर है, यानी मीटर की जो डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये बुक से एमसीक्यू पर की पॉइंट निकाल के ढूंढ के दे दिया। ये भी पीएमसी के रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं है, लेकिन क्यों दिया गया कुछ नहीं कहा जा सकता। एमसीक्यू नंबर 38 में क्या कह रहा है, 38 देखते हैं। विच वन ऑफ देम इज अ टाइप ऑफ इमिशन, कौन सी इमिशन है? तो बेटा इमिशन दो तरह की होती है, स्पॉन्टेनियस भी होती है और स्टिमुलेटेड भी होती है। चैप्टर नंबर 18 आप लोगों ने पढ़ा है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर दोनों ही सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 39 पढ़ते हैं। 39 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे आपको सिखाना है। 39 जरा सीखिएगा, 39 है क्या। देखो, कभी भी वेवलेंथ निकालने को कहे, कभी भी अगर किसी भी वेव की आपको वेवलेंथ निकालने को कहे, तो वेवलेंथ का जो डिस्टेंस होता है, इसको आप बोलते हो लैम्डा से। और लैम्डा जब होता है जब आपकी बॉडी, जब आपकी वेव वन कंप्लीट वेव कंप्लीट करे, यानी वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले। ऐसा होता है ना, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर कर ले, वन कंप्लीट अगर रेवोल्यूशन कर दे, तो एक वेव मुकम्मल होगी। और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एंगल बनता है वो आपके पास कितना होता है, वो 2 पाई होता है। पहले इस बात को याद करो कि भाई अगर एक वेव कंप्लीट हो रही है तो उसका डिस्टेंस लैम्डा कहलाएगा, वेवलेंथ का डिस्टेंस लैम्डा। और वन कंप्लीट और एक वेव कंप्लीट हो रही है मतलब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है, और जो उसका डिस्टेंस होगा वो कितना कहलाएगा, 2 पाई कहला रहा है। अब आपको देखो वो वैल्यू क्या गिवन कर रहा है, आपको वैल्यू गिवन कर रहा है पाई/3 इज इक्वल टू 5। अब इसको पाई/3 को किसी तरीके से 2 पाई बनाना है। इसको 2 पाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ी सी अगर आप अपनी नॉलेज इस्तेमाल करो, चलो मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। पाई/3 इज इक्वल टू 5। पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, दोनों तरफ, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये दोनों तरफ, क्योंकि मैथ्स का सूल होता है जो करना है करो लेफ्ट और राइट दोनों पे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास क्या, तो आप बोलेंगे सर आंसर आ जाएगा मेरे पास पाई इज इक्वल टू 15। अब हमें पाई थोड़ी चाहिए, उसने कहा वेवलेंथ निकाल के दिखाओ। वेवलेंथ का मतलब कौन होगा, 2 पाई होगा, एक पूरी वेव का डिस्टेंस। अब इसको 2 पाई बनाने के लिए आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कौन, 2 पाई इज इक्वल टू 30, यानी जो वेवलेंथ होगी मेरे पास वो वेवलेंथ कितनी होगी, 30 होगी। तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। तो इस तरह के एमसीक्यू फेडरल के मौजूद हैं, जो मैंने इस तरह का एमसीक्यू आपसे डिस्कस नहीं किया। तो ये फेडरल के एमसीक्यू सॉल्व करने का फायदा ये हुआ कि आपको नई चीज सीखने को मिली। मैंने आपको बात शेयर करी बेटा कि अगर वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ का मतलब 2 पाई निकाल के दिखाना है, तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कि वो 2 पाई बन जाए और आप अपना आंसर निकाल दो। तो मेरे ख्याल में एमसीक्यू समझ में आ गया होगा, अब आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। एमसीक्यू नंबर 39 के बाद आते हैं 40 की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टर इज डैश, मतलब नॉन ओमिक का मतलब नॉन मेटेलिक कंडक्टर कौन सा है। तो आप यकीनन जवाब देंगे सर नॉन मेटेलिक कंडक्टर कौन सा है, तो नॉन मेटेलिक बेटा डायोड है। ये भी टंगस्टन भी मेटेलिक है, कॉपर वायर भी मेटेलिक है, कार्बन रेजिस्टेंस भी मेटेलिक है, लेकिन जो नॉन ओमिक है यानी नॉन मेटेलिक है वो डायोड है। ये डायोड होता है ना, पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप एन टाइप, ये सेमी कंडक्टर है ना, मेटेलिक कंडक्टर थोड़ी है, सेमी कंडक्टर है। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 40 भी हो गया। 40 के बाद 41 पे आते हैं। 41 में क्या कहा, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम इमिट्स ओनली गामा रेडिएशन द न्यूक्लियस मस्ट डैश। बेटा अगर वो रेडिएशन इमिट कर रहा है, रेडिएशन का मतलब एनर्जी इमिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उस गामा, उस कार्बन की अपनी एनर्जी कम होगी, मतलब जो गामा जो नजर आ रहा है उस गामा की अपनी एनर्जी कम होगी। गामा की एनर्जी कम होने का मतलब अपनी एनर्जी को वो लूज करेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लूज एनर्जी। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर इशू है। देखो मेरे पास एक मटेरियल है, यानी स्टेबल एटम था, सही है, इसने गामा रेस को इमिट कर दिया, गामा रेस को इसने इमिट किया। जाहिर सी बात है अगर ये गामा रेस को इमिट करेगा तो इस एटम की अपनी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी ना, यानी अपनी एनर्जी को वो लूज करेगा तो गामा रेस इमिट करेगा। ये इसका करेक्ट जवाब है कि अपनी एनर्जी को वो लूज कर देगा, ऑप्शन नंबर बी, लूज एनर्जी। एमसीक्यू नंबर अगले अगले आता है एमसीक्यू नंबर 42। मैग्नेटिक इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय करंट कैरिंग वायर। बेटा ये बात आप लोगों ने पढ़ी है ना कि अगर आप किसी वायर में से करंट पास करते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो आप यकीनन जवाब देंगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड होती है मेरे पास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्कुलर। एमसीक्यू नंबर 42 के बाद 43 पर आते हैं। In full wave rectification, the output DC voltage is obtained across the load for complete cycle, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है,
फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, थोड़ा सा और फिर मैं बताऊं। ओके, आपकी बेटा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, उस वक्त भी आपका डीसी करंट फ्लो करेगा, और जिस वक्त नेगेटिव हाफ साइकिल है उस वक्त भी आपका डीसी करंट फ्लो करेगा। यानी आपका जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में उसमें नेगेटिव में भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट साइकिल। देखो ना, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में पॉजिटिव पे भी फ्लो कर रहा है करंट, नेगेटिव पे भी फ्लो कर रहा है, यानी कंप्लीट इनपुट साइकिल पे फ्लो कर रहा है। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता तो क्या होता, हाफ वेव में क्या होता, सिर्फ पॉजिटिव पे होता, पॉजिटिव पे होता लेकिन नेगेटिव पे नहीं होता, तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो जाता। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में पूरी वेव पे आपका जो करंट है बेटा वो करंट फ्लो होता है। एमसीक्यू नंबर 43 के बाद 44 की तरफ आते हैं, क्या बोल रहे हैं। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर लेंथ दे रहा है, वेलोसिटी मतलब v दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b दे रहा है, और इंड्यूस ईएमएफ मांग रहा है। ये टेस्ट 1 में भी आपने एमसीक्यू सॉल्व किया था। फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू VBL sin थीटा। एंगल की बात नहीं कर रहा तो एंगल को गायब कर दोगे, सिर्फ VBL की वैल्यू रखोगे। v की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 0.5 और लेंथ की वैल्यू है 4। 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि किसी भी चीज को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसको हाफ कर दो। तो ये हो जाएगा 5 और साथ में हो जाएगा 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। 45 देख लेते हैं फिर एमसीक्यू। 45 में क्या बोल रहा है, आसान आसान एमसीक्यू आ रहे हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस इफ वोल्टेज ऑफ सर्किट इज 45 वोल्ट। वोल्टेज मतलब वी दे रहा है, करंट मतलब आई दे रहा है, और आपसे मांग रहा है रेजिस्टेंस। तो आर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। बेटा वी की वैल्यू देखो, वी की वैल्यू क्या दे रहा है 45 अपॉन 30। तो ये तो कैलकुलेशन तो काफी आसान आसान सी आ रही है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 3 की टेबल से कैंसिल करोगे, या 15 की टेबल से कर लो, 15 टू द 30 और 15 थ्री द 45, तो आंसर आ रहा है 3/2। और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 ओम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। फिर दोबारा देखो बेटा, अब उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है 3 पाई बराबर है किसके, 15 के बराबर है। उसने कहा 3 पाई बराबर है किसके, 15 सेंटीमीटर के। और आपसे बोल रहा है वेवलेंथ निकाल के दिखाओ। याद है वेवलेंथ में क्या बनाना होता है, वेवलेंथ में 2 पाई बनाना होता है। अब 3 पाई को 2 पाई अगर आपको बनाना है, सबसे पहले तो काम करोगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दोगे। 3 से डिवाइड करोगे, फायदा क्या है, फायदा देखते हैं। देखो 3 3 कैंसिल, 3 1 3, 3 5 15। तो पाई बराबर किसके हो जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा 5 के। अब इसको अगर 2 पाई बनाना है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 2 पाई और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 पाई और 2 को 5 से करोगे, 2 5 10। तो बेटा 2 पाई का आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि उसने कहा ना बेटा वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ का मतलब 2 पाई, और 2 पाई बनाने के लिए अब तरीका मैंने आपको सिखाया, तो मेरे ख्याल में अब आपको एमसीक्यू समझ में आ जाना चाहिए। करेक्ट आंसर कैसे निकाला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 46 के बाद 47 पे आते हैं। 47 में क्या कह रहे हैं, 47 में आपसे कहा स्टेडी करंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू डैश। बेटा स्टेडी करंट का मतलब होता है कि अगर आपका करंट मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करंट में वेरिएशन ना हो रही हो, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका जो करंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज ना हो तो वो स्टेडी करंट कहलाएगा। यानी आपने स्टार्ट किया एक वायर में करंट फ्लो कराना, हर वक्त करंट जो है वो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा 1.9 नहीं हो रहा, 2.2 नहीं हो रहा, हर वक्त करंट 2 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब ये जो करंट है वो स्टेडी करंट कहलाएगा, यानी टाइम के लिहाज से अगर करंट चेंज ना हो तो ऐसा करंट मेरे पास क्या कहलाएगा, स्टेडी करंट कहलाएगा। एमसीक्यू नंबर 47 के बाद 48। 48 भी थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यू है, मतलब कैलकुलेशन करने पड़ेगी। जरा देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सवाल में आपसे कहा अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम leaves a rifle at an initial velocity of 1000 meter per second and strikes earth at the same level with a velocity of 500 meter per second. What the work done in overcoming the resistance of air will be dash. अब देखो आपकी जो बुलेट थी, ये बुलेट को ऊपर जाने में, ऊपर जाते वक्त जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी आपको बता रहा है। ऊपर जाते वक्त जब आपने फायर किया तो वेलोसिटी थी 1000 मीटर पर सेकेंड, और जब वापसी नीचे आया, जिस वक्त वापसी नीचे आया उस वक्त वेलोसिटी हो गई आपकी कितनी, 500 मीटर पर सेकेंड, उसने मेंशन किया हुआ है।
अब आप देखो आपकी जो बुलेट नजर आ रही है, इस बुलेट की वेलोसिटी में कमी हो गई। अब कितनी वेलोसिटी में कमी हुई, इस कमी को मालूम करने का तरीका क्या है, इसका मतलब आप कितनी एनर्जी आपने इसमें से माइनस कर दी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना आ गया। तो अब आप चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का तरीका वही लिखोगे कि फाइनल में से इनिशियल को क्या करोगे, माइनस करोगे, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों काइनेटिक एनर्जी को आपस में माइनस कर दो। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब सबसे पहले तो मास ग्राम में है, ग्राम से किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड करोगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.01, यानी मास को आपने कन्वर्ट कर दिया। मैंने फॉर्मूला लगाया, ये हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। दोनों से कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, हाफ और एम कॉमन आ रहा है, अंदर बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लीजिए। एक वेलोसिटी इनिशियल मानोगे, एक वेलोसिटी फाइनल। एक को आपने बोला सर आप इनिशियल हैं, एक को आपने बोल दिया आप क्या हैं, फाइनल हैं। तो सॉल्व कर लें इसको। आप अगर सॉल्व करना चाहें तो आंसर निकाल के देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, मास की जगह पे आ जाएगा 0.01, थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए इसको, मास की जगह पे आएगा 0.01। अच्छा फाइनल वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा सर 1000 का स्क्वायर, माइनस वी आई की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 500 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत लंबी होगी कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। 1000 का स्क्वायर करोगे तो आंसर 3 जीरो से 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 6 जीरो हो जाएंगे। और 500 का स्क्वायर करोगे 25, तो 1 2 3 4। अब इन दोनों को आप माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस कर लो, इतने सारे जीरो में से ये जीरोस को माइनस करोगे, माइनस ही करते रहोगे बेटा, फिर टाइम आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा मैंने मिस्टेक की भी है, 500 पहले है 1000 बाद में। चलो मैं इसको एक ना सही कर दूं, मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। चलो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर लेना, आंसर निकाल के देख लेना। आंसर इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर मेरे ख्याल में इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी या सी होना चाहिए, शायद सी होगा। आप लोग चेक कर लेना आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉल्व कर लेना इसको। फिलहाल एमसीक्यू नंबर 49 की तरफ आ रहे हैं, काफी लेंदी लेक्चर हो गया। एमसीक्यू नंबर 49 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज डैश टू करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट से कैसा रिलेशन है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी, ये मेरे पास फॉर्मूला है। करंट और ईएमएफ का ये जो नजर आ रहा है आपस में जो रिलेशन होता है बेटा, ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन होता है ईएमएफ और करंट का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एमसीक्यू नंबर 50, तो 50 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 50 देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 50 में आपसे कहा इन अ पीरियोडिक वेव, एक पीरियोडिक वेव है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड एंड द फिफ्थ क्रेस्ट इज 3। और आपसे बोल रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। बेटा सेकंड से फिफ्थ क्रेस्ट तक का मतलब क्या है, सेकंड क्रेस्ट से फिफ्थ क्रेस्ट तक का मतलब कितनी वेव बनेगी। तो आप बोलेंगे सर ये वेव बनेगी, 3 वेव बनेगी। भाई एक वेव बनती है पहले से दूसरे क्रेस्ट तक होगा तो फर्स्ट एक वेव बनेगी। मैं यहाँ से चलो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इसका है, मेरे पास सेकंड क्रेस्ट है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। यहाँ तक कि कितनी वेव बनती हुई आपको नजर आ रही है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तक कि ये पहली वेव एक, ये दूसरी वेव दो, ये तीसरी वेव तीन, यानी 3 वेव्स बन रही है। और 3 वेव्स का जो डिस्टेंस आपको बता रहा है वो 15 सेंटीमीटर बता रहा है। जबकि उसने कहा वेवलेंथ निकाल के दिखाओ, वेवलेंथ का मतलब एक वेव का बताओ। 3 को वहां के लाके डिवाइड कर दोगे तो एक वेव का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15/3। और 15/3 का मतलब आंसर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 51 देख लेते हैं। 51 भी बेटा मुश्किल एमसीक्यू है, विदाउट कैलकुलेटर आप किसी कीमत पे नहीं कर सकते। एमसीक्यू नंबर 51 विदाउट कैलकुलेटर किसी कीमत पे नहीं कर सकते आप। लेकिन एमसीक्यू आया है तो मैं शेयर कर देता हूँ आपको किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसने आपसे कहा व्हाट इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा निकाल के दिखा दो। लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब पी कैसे निकालोगे,
मैं पी निकालना सिखाऊं आपको। उसने वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज का मतलब वी दे रहा है 200 वोल्ट। देखो आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। अगर मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अच्छा, एक आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, याद है पोटेंशियल डिफरेंस का आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है वर्क अपॉन चार्ज, या फिर चार्ज को वहां जाके मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क बराबर हो जाएगा क्यू डेल्टा वी के। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है बेटा, वर्क बराबर होता है एनर्जी के, तो एनर्जी बराबर हो जाएगा क्यू डेल्टा वी के। अच्छा, और आसान अगर मैं करूं, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला ईवी, ये मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर ना याद है तो लेक्चर निकाल के देख लेना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ईवी। तो यहाँ पे एनर्जी हटा के आपने यहाँ पे ईवी रख दिया, ईवी, और ये हो गया हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। ये टू और एम को वहां ले आके मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 EVM। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दोगे तो स्क्वायर रूट में लिखोगे हो जाएगा 2 E कैपिटल V और M। तो P बराबर हो जाएगा √2 E कैपिटल V और M। अब ये इतनी सारी चीजों की वैल्यूज रखोगे तो आपका जाके आंसर आएगा। तो इस सवाल को मेरा नहीं ख्याल आप इतनी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अब आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करनी है। 2 रखना है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19। वोल्टेज आपको दे रहा है, मास रखोगे यहाँ पे, मास होता है 9.11 एक्सपोनेंशियल -34। तो इन सारी चीजों की वैल्यू को पुट करोगे तो आपका पी आएगा। और फिर ये पी रखने के बाद यहाँ पी रखोगे, लैम्डा रखोगे, तो यहाँ से एच आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में शायद इसका आंसर ये दिया हुआ है आंसर की में। आंसर आप लोग निकाल के चेक कर लेना। मेडिकल का तो इस तरह का एमसीक्यू नहीं आता, एनईडी में भी शायद ही है, लेकिन लॉजिक थी तो मैंने आपसे शेयर कर दी। एमसीक्यू नंबर 52 देख लेते हैं बेटा। 52 में क्या बोल रहा है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप्स हैव द सेम एवरेज वेलोसिटी, किसकी एवरेज वेलोसिटी सेम होगी? देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा उसकी वेलोसिटी सेम होगी, उसकी वेलोसिटी सेम होगी जिसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब आप डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, किसका डिस्प्लेसमेंट इसमें सेम आ रहा है। अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर ईस्ट और एक 70 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए में तो डिस्प्लेसमेंट सेम है ही नहीं। ऑप्शन में सी में देख लो, अ कार ट्रेवल 70 किलोमीटर ईस्ट एंड कार ट्रेवल 40 किलोमीटर ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखोगे, सी में क्या जा रहा है, मैं डायरेक्शन एक तरफ बना देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड देन ईस्ट। सी में आपसे क्या बोल रहा है कि एक कार 70 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी राइट पे। एक कार वहां चले गई, दूसरी कार पहले 40 किलोमीटर ईस्ट जा रही है, फिर 20 किलोमीटर वेस्ट जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। आप अगर ऑप्शन देख लो सी, ऑप्शन नंबर सॉरी बी पढ़ लेते, बी में क्या बोल रहा है, 40 किलोमीटर ईस्ट जा रही है, ये रहा 40 किलोमीटर ईस्ट, और देन 10 टर्न राउंड घूमने के बाद वापसी 20 किलोमीटर वापसी पीछे आ रही है, इस तरीके से। इसका डिस्प्लेसमेंट ये बन रहा है। जबकि अगला वाला देखो क्या बोल रहा है, उसने दूसरी वाली कार का क्या कहा, एंड कार 20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, और एक कार डायरेक्ट जो है 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आ रही है। तो अब देखो दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम नजर आ रहे हैं। आप अगर डिस्प्लेसमेंट देखो ऑप्शन नंबर, खुद बेटा अब ये दिमाग लगा के समझना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी को, खुद अगर आप पेपर पे ड्रॉ करना कि कार ए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कार ए का है और एक कार बी का है, इसके डिस्प्लेसमेंट अपने पेपर पे ड्रॉ करना कि कार बी का डिस्प्लेसमेंट, एक कार पहले लेफ्ट आई और लेफ्ट आने के बाद इतना आके वापसी रुकी, यानी 40 किलोमीटर पहले लेफ्ट गई और 20 किलोमीटर राइट पर आई, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जबकि दूसरी वाली कार जो है वो डायरेक्ट 20 किलोमीटर यहाँ पर आई है। दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है तो दोनों की वेलोसिटीज भी सेम होंगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। बस ये अब लास्ट के 3 एमसीक्यूज रहेगा, जल्दी एमसीक्यूज को देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 54, नहीं सॉरी 53 रह गया। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट डीसी वोल्टेज इज ऑब्टेन। देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या है कि आपका सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज का करंट पास होता है, ये पास हो गया जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का पास हो जाता है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल का पास नहीं होता। ये रहा नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल का पास नहीं होगा, नेगेटिव वाला बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और ये पॉजिटिव वाला पास हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल। एमसीक्यू नंबर 54 के बाद
55 है, 54 पहले पढ़ लेते हैं। 54 में कह रहा है C14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5700 ईयर्स एट द एंड ऑफ 11,400 ईयर्स। अच्छा, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे, दोनों पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी निकल रही है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर आप निकालोगे तो आप बोलेंगे सर ऊपर आते हैं टोटल ईयर्स 11400, डिवाइड में आ जाएंगे 5700। ये दोनों टाइम को आपने डिवाइड किया, चैप्टर नंबर 19 में आप लोगों ने सीखा हाफ लाइफ निकालना। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 57 बनता 57, 57 टू 114। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो बन रही हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो बन रही है वो दो बन रही है, दो दफा हाफ होगा। और दो दफा हाफ होने का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4 होगा, और 1 को 4 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 0.25, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.25 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। यानी दो दफा हाफ लाइफ करेगा ना, एक दफा हाफ लाइफ करेगा तो हाफ होगा, और मजीद हाफ करेगा तो 0.5 का हाफ हो जाता है 0.25। करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। लास्ट के 2 MCQ 55। चलो पहले 56 देख लेते हैं, 56 आसान है। गैल्वानोमीटर इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा गैल्वानोमीटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मैं आ जाता हूँ 55 पे। 55 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कंसीडर टू कैपेसिटर विल हैव कैपेसिटेंस। दो कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड। विच टाइप ऑफ कनेक्शन विल द 4 माइक्रोफेराड हैव अ लार्जर अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी देन अ 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस के दो फॉर्मूले, हाफ सी वी स्क्वायर और दूसरा है ई इज इक्वल टू हाफ, ई इज इक्वल टू हाफ सी क्यू स्क्वायर अपॉन सी, शायद ये वाला फॉर्मूला है, अगर मैं सही हूं तो ये दो फॉर्मूले। अच्छा, अब उसने कहा उसकी एनर्जी बताओ जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। 4 वाले कैपेसिटेंस में कहा है उसने कि which type of connection will the 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर have the greater amount of stored energy। यानी जिसकी कैपेसिटेंस, अब देखो ये वाला रिलेशन सेलेक्ट करोगे, यानी जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ये सेलेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करोगे, यानी जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है ये, अच्छा यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज आ रहा है और वोल्टेज सेम होता है बेटा किसमें, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पैरेलल। देखो उसने कहा कि 4 माइक्रोफैराड ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी वाला फॉर्मूला पहला वाला, और इसमें वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज पैरेलल का केस होता है। यहाँ पहुंचे आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हुए।